एक छोटी सी डिस्कशन बुक में दी हुई है सेल्स की टाइप्स और उनके काम करने के हवाले से। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर कहते हैं मजदूरी को, डिवीजन का मतलब है कि काम आपने डिवाइड किए हुए हैं। सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स चूँकि बहुत सारे मुख्तलिफ सेल्स से बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। यानी कि उनके पास कुछ काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, दूसरे काम पे वो अमूमन वो डिपेंड करते हैं दूसरे सेल्स पे। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि उन्होंने अपना काम डिवाइड किया हुआ है। कुछ सेल्स की जिम्मेदारी है मसलन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे उनको खुराक ला के या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कुछ हैं जिनका काम कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल करना है। तो हर सेल अपना अपना काम करता है, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे मसल्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, और उसकी वजह से फिर बॉडी मूव करती है या बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। उसके मुकाबले में नर्व सेल्स हैं तो वो इम्पल्सिस ट्रांसमिट करते हैं और सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इसी तरह ग्लैंड सेल्स होते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। मिसाल के तौर पे आपके आंसुओं के ग्लैंड्स होते हैं या आपके स्टमक के अंदर ग्लैंड्स हैं जिनकी जिम्मेदारी HCl प्रोड्यूस करना है या पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करना है। तो इनको हम सेल सिक्रीशंस कहते हैं और ग्लैंड्स का काम सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैं तो इनका काम तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये नहीं होगा कि स्टमक के सेल्स चलकर फेफड़ों तक जाएं और वहाँ से ऑक्सीजन लें और फिर जाकर वापस अपना काम करें। तो उनके दरमियान काम डिवाइड हुए हुए हैं। इसी तरह एपिथेलियल सेल्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी ऑर्गन्स को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन रखना है। उन्होंने ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कवरिंग बनाई होती हैं और उन कवरिंग्स के अंदर फिर ऑर्गन की शेप मेंटेन रहती है। या हमारी स्किन बनाई हुई है तो उसका काम प्रोटेक्शन करना है, बाहर से बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म में दाखिल ना हो उसके लिए। इसी तरह प्लांट्स के अंदर सेल्स हैं तो वो भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जाइलम है तो वो पानी कंडक्ट करती है। इसी तरह फ्लोएम है तो उसकी ज़िम्मेदारी कि पत्तों के अंदर जो फूड बन रहा है उसको स्टेम तक या जड़ों तक पहुंचाना, फूड की ट्रांसलोकेशन है। आपने फ्लोएम ऑब्ज़र्व की हुई है, जब आपने गंडेरियाँ अगर चूसी हों तो उसमें जिन नालियों के अंदर वो शुगर वाला लिक्विड भरा हुआ है वो एक्चुअली फ्लोएम है। इसी तरह जाइलम आपने देखी हुई है, जो आपने अगर पटसन की रस्सी देखी हुई है जिससे बोरियां या टाट वगैरह बनते हैं तो वो एक्चुअली वो नालियां थी जिनको हमने रस्सी में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो जाइलम और फ्लोएम ही है। इसी तरह स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे लकड़ी बनती है। इसी तरह क्लोरन कायमा सेल्स हैं तो वो फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं। इसी तरह पेरन कायमा सेल्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी फूड को स्टोर करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं तो वो डिवाइड करके नए से नए सेल्स बनाते हैं। तो अब ये जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं फिर वो अपने फंक्शन के एतबार से स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनकी शेप आपको अलग अलग नज़र आएगी। मसलन जाइलम और फ्लोएम हैं तो वो लंबी लंबी नालियाँ होंगी। पेरेन्काइमा सेल्स हैं तो वो फूले हुए होंगे, उनके अंदर फूड स्टोर्ड होगी। तो हर सेल अपना फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, उसके अंदर मखसूस स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बहरहाल अक्सर सेल्स के अंदर कुछ मखसूस पार्ट्स हैं जो तमाम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर है तमाम सेल्स का। नंबर एक, उन सब सेल्स के अंदर एक आउटर कवरिंग होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो तमाम सेल्स के बाहर पाया जाता है। अलबत्ता बाज़ सेल्स ऐसे हैं, मसलन प्लांट सेल्स हैं या बैक्टीरिया के सेल्स हैं, तो उनके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जिसको हम सेल वाल कहते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर एक जेली लाइक मटीरियल भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है या क्रोमेटिन मटीरियल है जो उस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल होता है या DNA होता है तो वो कंट्रोल करेगा। तो एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स को हम कहते हैं कि ये निस्बतन एडवांस्ड हैं, यानी कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर DNA प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा हुआ है। इसी तरह दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो इन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। चैप्टर 1 में इनके बारे में हमने बात की थी। उसके मुकाबले में बैक्टीरिया ज़रा प्रिमिटिव किस्म के सेल्स हैं, पुराने प्राइम कहते हैं पहले वाले को, पुराने सेल्स हैं। तो
बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, एक मखसूस इलाके में होगा, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मसलन माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे ऐसे सेल्स मौजूद नहीं है। तो इन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सेल्स अमूमन साइज में वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रिच का एग है तो किसी स्टेज पे उसको हम 1 सेल कंसीडर कर सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर सेल्स अमूमन स्मॉल होते हैं, माइक्रोमीटर्स की रेंज में होते हैं। यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल को हमने काफ़ी बड़ा किया हुआ है अपने नॉर्मल साइज से। दोनों को मुवाजना करें तो यूकैरियोटिक सेल तकरीबन 1000 गुना बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। तो यहाँ पे जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए आपको इक्वल साइज में दिखाए हुए हैं।